20 नवंबर 1944 फिलीपीन के समुद्र की गहराइयों में एक इंपीरियल जापानीज नेवी I-47 सबमरीन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। ये खतरनाक मिशन पर थी जिसमें ये अपने साथ 4 सीक्रेट वेपन्स ले जा रही थी। सबमरीन के अंदर लेफ्टिनेंट सीओ निशिना अपने फ्रेंड की एशेस को देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी थी। तभी कैप्टन आकर उन्हें बताते हैं कि वे जल्द ही अपने टारगेट के करीब पहुंचने वाले हैं। निशिना अब उस बॉक्स को टाइटली पकड़ लेते हैं जिसमें उनके फ्रेंड की एशेस थी। थोड़ी देर बाद हैच ओपन होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हैच उन्हें अपनी लास्ट जर्नी के लिए बुला रहा हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी। ये जर्नी थी एक डेंजरस वेपन के साथ जिसे खुद निशिना ने डिजाइन किया था, कैटिन मैन्ड टॉर्पेडो। कैटिन का पर्पस सिंपल था, उलुटी एटॉल के पास खड़े यूएस नेवी शिप्स पर सुसाइड अटैक करना। निशिना अब अपने कैटिन के अंदर एंटर करते हैं जहां वे अपने फ्रेंड की एशेस को एक साइड रखते हैं और कैटिन के हर डायल, लेवर और वाल्व को केयरफुली चेक करते हैं। यही वो मशीन थी जिसे उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत से बनाया था और अब उसी मशीन के थ्रू वे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने जा रहे थे। सबमरीन के कैप्टन से फोन पर बात करते हुए उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि टारगेट अब उनसे सिर्फ 4.5 माइल्स दूर है। कैटिन्स को अब उनके मदरशिप से रिलीज कर दिया जाता है। चारों कैटिन्स अपने सेट किए गए ऑटो पायलट बेयरिंग्स के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। उस टाइम ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन्ड सबमरीन्स थे, लेकिन इनके अंदर बैठे सोल्जर्स के लिए ये एक वन वे मिशन था जहां से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। निशिना का कैटिन धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने पेरिस्कोप से देखा, उनके सामने एक बड़ा अमेरिकन ऑयलर शिप USS मिसिस नेवा खड़ा है जो उनका टारगेट है। इसीलिए निशिना फुल पावर पर आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन तभी एक दूसरे कैटिन का इंजन खराब हो जाता है और वो सैंड बैंक से टकराकर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिससे अमेरिकन सोल्जर्स चौकन्ने हो जाते हैं। वे तुरंत बैटल स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन पानी के नीचे से आ रहे खतरे को वो देख नहीं पाते हैं। इसीलिए निशिना अब अपने कैटिन के साथ कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। वो अपने पेरिस्कोप भी नीचे कर लेते हैं ताकि दुश्मन उन्हें डिटेक्ट न कर सकें। लेकिन तभी निशिना को पता चलता है कि एक और कैटिन को डेप्थ चार्जेस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। निशिना अब अपने पेरिस्कोप उठाते हैं और USS मिसिस नेवा को ध्यान से देखते हैं। निशिना अब अपने दुश्मन के काफी नजदीक पहुंच ही चुके थे, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल शांत था। इन्हें पता था कि ये उनकी लास्ट जर्नी है। इसके लिए अब वे आखिरी बार अपने फ्रेंड के एशेस पर नजर डालते हैं। उनकी पूरी लाइफ उनकी आंखों के सामने से फ्लैश होने लगती है। जून 1942 की बात है जब निशिना को अपने सीनियर ऑफिसर से एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिली। बैटल ऑफ मिडवे, जिसे जापानीज न्यूज़ में ड्रॉ बताया जाता था, असल में वो जापान के लिए एक भयानक हार थी। इस बैटल में जापान के 6 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से 4 डूब चुके थे। सबसे बड़ा शौक तो ये था कि जापान के बेस्ट नेवी पायलट्स भी इसी बैटल में मारे गए थे। शुरुआती 7 महीनों में जापान को जो लीड मिली थी वो अब कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। और सबसे स्कैरी बात ये थी कि अमेरिका की पावर हर मंथ तेजी से ग्रो कर रही थी। जापान के लिए फ्यूचर अब कंप्लीटली डार्क दिखने लगा था। जीत अब बस एक इम्पॉसिबल ड्रीम लग रही थी। ऐसे टफ सिचुएशंस में अगर कोई होप बची थी तो वो थी कोई बड़ा और रिस्की स्टेप उठाना। और इस रिस्की स्टेप को उठाने का काम करते हैं निशिना और कुरोकी। निशिना कुरोकी से सबमरीन पायलट की ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं। कुरोकी का पूरा नाम हिरोशी कुरोकी था। कुछ समय में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। उस समय जापान के पास जो छोटी और स्टील थी सबमरीन्स थी, वो दुश्मन की शिप्स के पास जाकर टॉर्पेड्स फायर करती थी और बिना पकड़े गए वापस लौट आती थी। लेकिन अमेरिकन सोनार की वजह से अब इन सब मरीन्स का बच पाना इम्पॉसिबल हो गया था और ऊपर से टॉर्पेडोज का सही टारगेट तक न पहुंच पाना भी एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए सोल्जर्स अब सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि जब जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है तो बिना किसी एनिमी शिप को डुबोए अपनी जान देने का क्या फ़ायदा। लेकिन तभी निशिना के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि अगर सबमरीन को ही टॉर्पेडो बना दिया जाए तो क्या होगा। निशिना अपने फ्रेंड कुरोकी के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, जिसके बाद वे दोनों एक नया प्लान तैयार करते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आज तक किसी ने नहीं सोचा था। उसका प्लान था अंडर वाटर कामिकेज, यानी कि पानी के नीचे सुसाइड अटैक। दोनों मिलकर इस कॉन्सेप्ट का पूरा स्केच तैयार करते हैं और इसे अपने हायर ऑफिशियल्स के सामने पेश करते हैं। लेकिन ऑफिशियल्स को उनका ये आइडिया पागलपन लगता है, इसीलिए वे तुरंत इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन निशिना और कुरोकी इस प्लान के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अपने खून से लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की
और आखिरकार ऑफिशियल्स ने उनकी डेडिकेशन देखकर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि उनके सबमरीन में पायलट के बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर होना चाहिए। पर जब निशिना और कुरोकी ने इस नए सबमरीन के डिजाइन पर काम करना शुरू किया तो उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि उनके सबमरीन में ऐसा कोई एस्केप सिस्टम बनाना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने इस शर्त को नजरअंदाज किया और पूरे फोकस के साथ काइटन को तैयार करने लगे। और आखिरकार काइटन बनकर तैयार हो गई। ये 14.7 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 8 टन भारी थी। इसमें सिर्फ एक पियरस्कोप और बेसिक कंट्रोल्स थे। नेविगेशन के लिए एक जायरोस्कोप और एक क्लॉक दी गई थी जो टर्न टाइमिंग को ट्रैक करती थी। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ एक था, 1.5 टन एक्सप्लोजन्स के साथ दुश्मन के शिप से टकरा कर उसे तबाह करना। काइटन के पायलट्स को खास तौर पर नेवी एयरक्राफ्ट और ऑफिसर ट्रेनिंग से चुना गया था। हजारों लोगों ने इस मिशन के लिए वॉलंटियर किया था, लेकिन सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही मौका मिला। और जो लोग चुने गए उनकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी निशिना और कुरोकी को सौंपी गई। इस मिशन के लिए कोई पायलट मैनुअल या ट्रेनिंग गाइड नहीं था। टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर खुद ही काइटन के डिजाइन के फ्लोज और प्रॉब्लम्स को टेस्ट करके सुधारते थे। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें जाने वाले जवान को पता होता था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वे खुशी खुशी इसमें शामिल हो रहे थे। एक दिन ट्रेनिंग मिशन के दौरान कुरोकी ने एक अर्ली काइटन को ओत्सुशिमा के कोस्ट पर चलाने का फैसला किया। उस दिन वेदर बहुत खराब था। निशिना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुरोकी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि कॉम्बैट मिशन भी ऐसे ही रफ वेदर में होंगे, इसीलिए डरने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर कुरोकी ने डाइव किया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर में कुरोकी का काइटन बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया। वो कंट्रोल्स को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रफ सी करंट्स उन्हें और गहराई में खींचते जा रहे थे। अब सिचुएशन पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर थी। काइटन तेजी से सी फ्लोर की तरफ बढ़ते जा रहा था। कुरोकी ने पूरी ताकत लगा दी खुद को बचाने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आयरनिकली जिस मॉन्स्टर को उन्होंने खुद डिजाइन किया था वही अब उनकी कब्र बन चुकी थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने एस्केप हैच का डिजाइन रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि इस डेप्थ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एस्केप करने का कोई मतलब नहीं था। एज अ लास्ट होप कुरोकी ने कॉम्प्रेस्ड एयर बॉटल से हर 5 मिनट में हवा रिलीज करना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि बबल सरफेस तक पहुंचकर रेस्क्यू टीम को अलर्ट करेंगे, लेकिन ऊपर का खराब वेदर और लो विजिबिलिटी के कारण ये प्लान भी फेल हो गया। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कुरोकी ने पेन उठाई और एक डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी। उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये एक्सीडेंट पूरी तरह उनकी गलती है और निशिना या बाकी किसी का भी कोई इसमें दोष नहीं है। अपने लेटर के अंत में उन्होंने लिखा, लॉन्ग लिव द एम्परर, लॉन्ग लिव द एम्पायर ऑफ जापान, लॉन्ग लिव द इंपीरियल नेवी। यानी लंबा जीवन हो सम्राट का, लंबा जीवन हो जापान के साम्राज्य का, लंबा जीवन हो इंपीरियल नेवी का। जापानीज ट्रेडिशन के अनुसार अपनी मौत से पहले उन्होंने एक डेथ पोएम भी लिखा। 10 घंटे के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे। यह निशिना के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक शानदार मौत मरने का सपना देखा था, लेकिन अब वो अकेले रह गए थे। आखिरकार क्रू को मिशन के लिए तैयार होने का अनाउंसमेंट कर दिया गया और पहला मिशन 20 नवंबर 1944 को शेड्यूल किया गया। 6 नवंबर को पहले अटैक के लिए चुने गए 12 पायलट्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी भी रखी गई। इनमें से एक निशिना भी थे। सभी ने सेक और कपूरे के साथ आखिरी बार सेलिब्रेशन किया। सेरेमनी के आखिरी में भी सभी पायलट्स को सेरेमोनियल तलवारें दी गईं और एक एक करके सभी ने अपनी फेयरवेल स्पीचेस दी। अपनी स्पीच के दौरान निशिना ने सबको बताया कि वो अपने मरे हुए दोस्त हिरोशी कुरोकी के साथ लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त की एशेस को काइटन नंबर 1 में लेकर जाएंगे और दुश्मन के शिप्स पर हमला करने का अपना वादा पूरा करेंगे। अगले दिन सुबह 3 बड़े सबमरीन्स में सभी पायलट्स चढ़े जो उन्हें वॉर जोन के करीब ले जाने वाले थे। I-47 के क्रू ने अपने 4 काइटन पायलट्स को एक पेंटिंग गिफ्ट की, जिनमें एक काइटन को एक अमेरिकन शिप्स को तबाह करते हुए दिखाया गया था। ये पेंटिंग बाद में एम्परर को भेंट करने के लिए बनाई गई थी। चारों पायलट्स अब अपने अपने काइटन में गए। उन्होंने हैच को बंद किया और मिशन शुरू हो गया। निशिना ने अपनी पूरी ताकत अपनी काइटन की स्पीड बढ़ाने में झोंक दी। जैसे ही उनका काइटन उस मैसिव अमेरिकन शिप से टकराया, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जहाज के फ्यूल टैंक्स फट गए और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया।
कुछ ही देर में यूएसएस मिसिस नेवा 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में डूब गया। निशिना का मिशन सफल हो चुका था, लेकिन इसी के साथ निशिना इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। I-47 सबमरीन के क्रू दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि चारों काइटन ने अपने अपने टारगेट को हिट किया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिर्फ निशिना का काइटन ही सफल हुआ था। निशिना और उनके जैसे 106 सोल्जर्स ने अपनी जान काइटन चलाते हुए गंवा दी, लेकिन उनके सेक्रीफाइस का असर बहुत लिमिटेड रहा। अमेरिका ने जल्दी ही काइटन का काउंटर मेजर निकाल लिया, जिससे जापान को कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिला। आज भी ओतुशिमा आइलैंड पर बने काइटन मेमोरियल म्यूजियम में उन ब्रेव सोल्जर्स को याद किया जाता है जिन्होंने अपने कंट्री के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। उनकी आखिरी बातें आज भी याद की जाती हैं। लॉन्ग लिव द एम्परर, लॉन्ग लिव द एम्पायर ऑफ जापान, लॉन्ग लिव द इंपीरियल नेवी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।